Welcome, friends. Dear learners, today we'll be talking about India's initiative, like action plan for achieving the Sustainable Development Goals in India. इंडिया में क्या समस्याएं हैं, इंडिया के अंदर क्या एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वो अचीव कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप जानते हैं कि 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे और उसके बाद फिर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए और उन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत सारी पॉइंट किए गए, जैसे जेंडर इक्वालिटी की बात थी, पॉवर्टी रिडक्शन की बात थी, आपस में कोलैबोरेशन की बात थी, आपस में इंक्लूसिविटी की बात थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे उसकी आखिर अचीवमेंट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या इनिशिएटिव्स की जरूरत है या क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इन विषयों पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई होप शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी लोग तैयार होंगे? अपना पेन पेपर जो भी आप नोट्स बनाने के लिए लेना चाहते हैं ले लीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सी, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट and most populous countries in the world, and it plays a crucial role in global effort to achieve the sustainable development goals by 2030। इंडिया जो है बेटा बहुत बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पॉपुलस, बहुत जनसंख्या वाला देश है, और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर ये साथ नहीं दे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक अचीव करने का, 2030 आप जानते हैं डेडलाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की, जो 2015 में निर्धारित करी गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इसमें जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, भारत का रोल महत्वपूर्ण क्यों, पहले भारत के बारे में थोड़ा सा जाए कि अभी क्या हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों के डेमोग्राफी में बड़ा चेंज आ गया। डेमोग्राफी में अप्रतिम चेंज आया। क्या चेंज आया है? चेंज ये आया है कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया है। पहले क्या होता था? ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ज्वाइंट फैमिलीज का मतलब क्या होता था कि एक घर, उसमें कुछ लोग कमाने वाले और लगभग सारे संसाधन एक एक, एक फ्रिज, एक टीवी, एक किचन। तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या बहुत सारी आवश्यकताएं जो थी वो कॉमन थी, वो एक थी। अब क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई। अब उन्हीं ज्वाइंट फैमिलीज से लोग निकल निकल के अलग अलग जगहों पे जाके जॉब कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज आ जाने के कारण क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिलीज आ जाने के कारण क्या हो गया कि जो पहले जो एक आदमी कमाता था उसके ऊपर जो 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, कभी कभी 10 लोग निर्भर करते थे, वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब एक फैमिली के अंदर हस्बैंड भी वर्क कर रहा है, वाइफ भी वर्क कर रही है, दोनों लोग अर्न कर रहे हैं। तो दोनों लोग जब अर्न कर रहे हैं तो मतलब डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है, उनके पास पैसा है खर्च करने को, और वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत कंजम्पशन ओरिएंटेड कर रहे हैं। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड लाइफस्टाइल की तरफ जब बढ़ रहे हैं, तो पहले क्या था? एक फ्रिज था। अब क्या है? अगर सदस्य ज्यादा है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो हर घर में पहले एक फ्रिज 10 लोगों को सर्व कर रहा था, तो अब हर एक परिवार को एक एक फ्रिज सर्व कर रहा है, और न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जितने फ्लैट लिया लड़के ने बाहर जाकर के, तो एक फ्रिज, एक टीवी, एक एसी, बेड, मतलब सारी चीजें जो कंजम्पशन वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, वो सब उसने परचेज कर ली और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करने लगा। दूसरा, डेमोग्राफी में जो चेंज, एक तो ये फैमिली स्ट्रक्चर का चेंज बहुत है। डिस्पोजेबल इनकम का, फीमेल अर्नर्स बढ़ गए हैं जो पहले नहीं थे। पहले की अगर आप मूवीज पे थोड़ा सा गौर करें तो आप देखते थे कि भाई एक आदमी है, वो जॉब करने जा रहा है, उसकी बूढ़ी माँ बाहर बैठी हुई है, उसके पिताजी खटिया पे लेटे हुए हैं, उसकी एक बहन है जिसकी पैर खराब है, उसका छोटा भाई बेरोजगार है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हैं आप देखते थे, पुरानी मूवीज में दिखाया जाता था। यानी एक व्यक्ति के ऊपर सारे लोग बेस करते थे और एक अर्निंग मेंबर्स होता था। अब फैमिलीज में क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिलीज में
लोग बट गए हैं, यानी कि पहले तो फैमिली साइज ही कम हो गया है। दूसरी चीज, जो मेल और फीमेल दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो अर्निंग भी बढ़ गई है। तो अर्निंग बढ़ गई तो कंजम्पशन भी बढ़ गया है। अब ऐसी स्थिति में सभी को अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, सभी को उस रेस में भागना है, बेहतर दिखने की, बेहतर बनने की रेस में भागना है। और ऐसे में कई बार क्या है, हम लोग कंजम्पशन, अपने पैटर्न्स को ध्यान नहीं देते हैं और ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं। इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में बड़ा जरूरी है कि हमारी ये जो, हमारे जो एसेट है, हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स, हमारे जो एसेट हैं, यही हमारे लिए खतरा ना बन जाए इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करके। तो इसलिए जो है ये डेवलपमेंट गोल्स का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो जाना बड़ा आवश्यक है। तो जैसे आपको बताया गया है कि भाई ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इसका रोल बहुत ही क्रूशियल है। तो एसडीजी ने जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं आपके, पोवर्टी, गरीबी, गरीबी को दूर करने के, इनइक्वालिटी को दूर करने के, असमानता को दूर करने के, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने का, जेंडर इक्वालिटी का, क्लीन वाटर, सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन। तो इस पूरे एनालिसिस में एक एक्शन प्लान की हम लोग बात करने वाले हैं, जिससे भारत कैसे तेजी से इन एसडीजीज को अचीव कर पाए और अपनी प्रायोरिटीज को फोकस करते हुए कैसे पॉलिसीज बनाए, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट करे, इसकी विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आइए फिर इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो सस्टेनेबल गोल्स के विषय में जाने, भारत में क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है। तो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन वेरियस एरियाज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट but faces persistent challenge in achieving the SDGs, particularly in areas such as poverty, health, education, gender equality and environmental sustainability। तो देखिए की एरियाज क्या हैं। की एरियाज हमारे जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जहां पे चैलेंजेस बराबर हम फेस कर रहे हैं, वो है पोवर्टी, गरीबी अभी हमारे लिए एक चैलेंज है, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आज भी आप नोटिस करिए तो आप देखेंगे कि चौराहों पे भीख मांगते हुए बच्चे दिख जाएंगे। उसमें से कुछ जरूरतमंद भी हैं वाकई में जिनको दिक्कत है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी गरीबी से हम लोग जीत नहीं पाए हैं, उसके उन्मूलन के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। तो पोवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज चैलेंज है हेल्थ। देखिए भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका इतना विस्तृत क्षेत्रफल, तरह तरह के वेदर्स, तरह तरह की कंडीशंस, ऐसी स्थिति में हर किसी को हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाना अकेले किसी एक गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो हेल्थ फैसिलिटीज में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लिए बाकी हैं। फिर शिक्षा, शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी से, और जेंडर इक्वालिटी, जो समानता, मेल फीमेल्स और अदर जेंडर सबको एक समान दृष्टिकोण से देखना, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी भी बना हुआ है। और फाइनली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एक अंधी रेस का हिस्सा बन चुके हैं, जहां वो बस आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों से अलग दिखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी लापरवाही बढ़ती गई तो ये हमारे लिए एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे लेदर मैन्युफैक्चरिंग में जो एफ्लुएंट निकलता है, अगर उसको गलत तरीके से फैला दिया जाए, ट्रीट ना किया जाए, तो बहुत बड़ी वो समस्या बन के निकलता है। पेयजल समस्या बहुत आसपास के एरियाज को कंटेमिनेट कर देता है, उसके कारण क्रोमियम फैल जाता है और कैंसरस डिसीजेस फैलती। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान सभी का होना बहुत जरूरी, जब स्पेशली इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तब। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे
इनिशिएटिव्स लिए, अपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स के माध्यम से, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप करके, एकेडमिया के साथ पार्टनरशिप करके, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप करके, इन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी तरफ अपने कमिटमेंट को शोकेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हम ये चीज कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये पीछे रह गए तो समझ लीजिए फिर अचीव अचीव नहीं हो पाएगा। तो इंडिया का साथ चलना तेजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है वो प्रायोरिटी एरियाज, प्राथमिक, हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो है पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर बात आ गई घूम के गरीबी पे, जो भारत में ज्यादा समस्याएं हैं उनकी बात हो रही। तो पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ पहला स्टेप। गरीबी का उन्मूलन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए हर एक को स्किल्ड बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उनको एम्प्लॉयबल बनाइए, उनको वो स्किल्स दीजिए जिनसे वो कमा सकें, और ऐसा माहौल बनाइए जहां पे लोग काम करने के लिए तत्पर हों। सेल्फ इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की भी व्यवस्थाएं हैं, अब सीखने के बहुत सारे केंद्र हैं, बहुत सारे तरीके हैं आगे बढ़ने के। स्किल इम्पार्ट करके लोगों को हम लोग पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स या अफर्मेटिव मेजर्स तो डेफिनेटली हैं ही। और इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे जन धन योजना एक आई थी, आपको याद होगा, जिसमें सभी लोगों के खाते खोले गए जिन लोगों के खाते नहीं है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया। ऐसे ही ध्यान रखना है कि हर एक को हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, चाहे वो कोई ट्राइबल हो, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, चाहे वो समाज के किसी भी अपेक्षित ग्रुप का हिस्सा हो। अब ये जो उपेक्षित ग्रुप है उसको मैंने अपेक्षित कहा। उपेक्षा तो करनी ही नहीं है किसी की भी। और हर एक जब इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनेगा तभी हमारा देश आगे बने बढ़ेगा। हर एक का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो ये जो ग्रुप है जिसको आपने पहले ध्यान नहीं दिया है, उस पर गौर करने की जरूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत जरूरत है। तो गरीबी हटानी है और सभी को समावेश करके आगे बढ़ाना है। फिर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर वही बात आ गई, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन ही नहीं सिर्फ, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो एजुकेशन आपको एम्प्लॉयबल बनाने में सहायक है या नहीं है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। वो स्किल्स इंपॉर्टेंट, देखिए, टैलेंट एक चीज होती है, स्किल दूसरी चीज होती है। टैलेंट वो है जो आपके पास इनबॉर्न है, जैसे कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई गिटार प्ले कर सकता है, कोई पोयम लिख सकता है, वो टैलेंट है। जो मतलब आपने, आपके पास जन्मजात गुण है। परंतु स्किल क्या है जो आप सीख सकते हैं। जैसे आपने हिंदी बोलना सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, आपने साइकिल चलाना सीखा, तैरना सीखा, तो स्किल जो है वो सीखी जा सकती है। और उसको सीखने की जरूरत है। किन स्किल्स को सीखने की जरूरत है? उन स्किल्स को सीखने की जरूरत है जो हमें एम्प्लॉयबल बनाए, जो हमें एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने में मददगार हो, ऐसी स्किल्स। अच्छा, दूसरी चीज, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बदलती जाती है जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। तो ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपनी उन स्किल्स जो समय के अनुरूप बदलती जा रही हैं उनको सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये नहीं कि, तो देखिए, लर्निंग एक सतत प्रोसेस है। तो वो स्किल्स इंपार्ट करना, वो स्किल्स सीखना, वो चीज प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा एक प्राथमिकता सूची में द्वितीय दूसरे नंबर पे है। देन हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य और वेलबींग, एक अच्छी लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ, एक प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। तो हेल्थ और वेलबींग का अच्छा होना ये बहुत क्रूशियल है सभी के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं।
आपकी हेल्थ अगर खराब होगी तो आप देश के लिए क्या कर पाएंगे। तो सभी के लिए हेल्थ और वेलबींग, क्योंकि देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हर जगह हो रही है, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। हमारे युवा जो हैं वो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी, तब वो देश के उन्नयन के लिए कार्य कर पाएंगे। फिर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सच में ये एक ऐसा इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए सभी जो भी हमारे जेंडर हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको बराबर, सब इंसान है, और हर एक इंसान को स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक के तौर पे रहने का अधिकार है। उसको अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अगर कोई भी इससे उसको रोकता है तो ये गलत है। तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना बहुत आवश्यक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब कतई ये नहीं है कि आप हाउस होल्ड कोर्स में ना इन्वॉल्व हों, या आप जॉब ना करें, या आप ये करें, एक्स करें, वाई ना करें, ऐसा कुछ नहीं। बस आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। आप हाउस होल्ड कोर्स करना चाहते हैं, ये आपका स्वयं का निर्णय है। आप बाहर जॉब करना चाहते हैं, आप स्वयं निर्णय। तो ये निर्णय लेने की क्षमता, पावर, और उसको उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना, ये सोसाइटी को करना होगा। और जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान महिलाएं, विदुषी हुई हैं, विदुषी महिलाएं हुई हैं। और आपको मंडन मिश्रा और उनकी वाइफ जो थी भारती जी, उनके विषय में पता ही होगा। हमारे देश में आदिशक्ति की उपासना होती है, ऐसा मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है। तो हमारे देश में जहाँ पे कन्याओं को, जहाँ पे देवी का स्वरूप माना गया है, ऐसी जगह में अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़े तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन को भी हमें कंट्रोल करना है। अगर हम उनको देवी मानते हैं तो फिर हमें उनको उस प्रकार का सम्मान भी देना पड़ेगा, अन्यथा इस दिखावे को बंद करना होगा। दूसरी चीज, हमें अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आप मेल हैं तो फीमेल की रिस्पेक्ट करें, फीमेल हैं तो मेल की रिस्पेक्ट करें। और ऐसा ना करें, देखिए सभी को ईश्वर ने बनाया है, सब ईश्वर की कृतियां हैं। सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और एज ए ह्यूमन बीइंग जरूर एक दूसरे की केयर करें। तो रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, equal opportunities, these are very much essential for all the human beings. Then clean water and sanitation, अभी भी देखिए आप, इतना प्रयास के बाद भी ओपन डिफिकेशन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको रोकिए। क्लीन वाटर, पीने योग्य पानी, उसकी बर्बादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर पानी बर्बाद आप कर डालेंगे तो पीने योग्य पानी, स्वच्छ जल लाएंगे कहाँ से। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसी सिटीज, अर्बनाइजेशन करिए लेकिन एनवायरनमेंट की कीमत पे मत करिए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एक्शन, इसको ख्याल में रखिए। तो ये जो है हमारे कुछ एक्शन एरियाज हैं जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है काम करना। अब देख लेते हैं जल्दी से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है। तो पॉवर्टी एलिवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर बात करी जाए, तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा है, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज पे काम करता है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू आप इनकम सपोर्ट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जीवन आजीविका की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं उन लोगों को जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमारे कमजोर ग्रुप हैं उनको। इससे सभी को इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस बढ़ते हैं। और ये जो हमारा तबका है जो कमजोर है किसी कारण से, उसे सशक्तिकरण मिलता है, और उससे इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो कम हो जाती है। फिर क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, गुण,
क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, और स्किल डेवलपमेंट, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खाली डिग्री, मैं बहुत बार बच्चों से बोलता हूँ कि भाई एमबीए बीबीए जो है वो डिग्री नहीं है, वो पर्सनालिटी है। और आप डिग्री का बेनिफिट तभी ले पाएंगे, किसी भी डिग्री का, जब आपको उस पर भरोसा होगा, उसमें जो गुण सिखाए गए होंगे, जो स्किल डेवलप कराई गई होंगी, वो आप में कर ली होंगी। अगर नहीं करी होंगी तो आप उस डिग्री का कोई बेनिफिट कभी नहीं उठा पाएंगे। तो एजुकेशन विदाउट क्वालिटी इज लाइक नो एजुकेशन। सो यू हैव टू एनहांस द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई कभी भी सीख सकता है, नई स्किल्स जान या नई नॉलेज को अर्जित कर सकता है। और विशेषकर जो हमारा मार्जिनलाइज ग्रुप है, गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसएडवांटेज जो बैकग्राउंड से हैं, जो थोड़ा उस समय पे उनको मुहैया नहीं हो पाई सुविधाएं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग करानी चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट कराना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेहतर होनी चाहिए स्कूल्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, सो दैट सब कोई क्वालिटी एजुकेशन सिक्योर कर पाए। उसको जो वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड क्लास चीजें हैं, वो पता चले, उन स्किल्स के साथ वो बाहर आए जिसमें वो किसी से भी compete कर सके। तो इस प्रकार की क्वालिटी के लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। Now, strengthening the primary healthcare system and expand access to essential health services, including maternal and child health, immunization, and reproductive health care. Address emerging health challenges such as non-communicable diseases, mental health, and sanitation-related diseases through preventive measures and health promotion initiatives. Health, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ और वेलबींग सभी के लिए, एक एक बंदे के लिए, एक एक सिटीजन के लिए बड़ा क्रूशियल है। और इसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का रोल बहुत बढ़ जाता है, जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मैटरनिटी की स्टेज में फीमेल हो, या चाइल्ड हेल्थ की बात हो, या टीकाकरण की बात हो। आपको पता है इंडिया के अंदर अभी जो कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन ड्राइव्स हुई हैं, कितना जबरदस्त, कितना वेल एक्लेम्ड चीज है वो। उसको पढ़िए, उसके विषय में थोड़ा सा रिसर्च करिए। तो एड्रेसिंग इमर्जिंग हेल्थ चैलेंज, अब नए नए हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन का होना भी नितांत आवश्यक है। मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, अच्छा भला लड़का डिप्रेशन का शिकार हुआ जा रहा है, गलत स्टेप्स ले रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का खतरा भी है, मेंटल हेल्थ का भी खतरा है, सैनिटेशन रिलेटेड जो साफ सफाई ना होने के कारण, हाइजीन ना होने के कारण समस्याएं आ रही हैं, वो खतरा है। इन सब से बचना ही जरूरी है, सावधानी ही बचाव है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स और हेल्थ प्रमोशन इनिशिएटिव और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स आपको करने चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए। देन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इनैक्ट एंड enforce gender sensitive legislation to promote women's rights, including laws against gender based violence, discrimination, and child marriage. Invest in women's education, skill training, and economic empowerment programs to enhance their participation in decision making processes and promote gender equality in all spheres of life. There are different segments of society, there are different income groups, there are different culture groups, there are different, various diverse groups present in a country like us. भारत के अंदर तरह तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं। और दुर्भाग्यवश कई बार ऐसी चीजें सुनने में आती हैं जहां पे जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, वुमेन की एजुकेशन में उसको पढ़ाना नहीं, उसको स्किल्स नहीं सिखाना, उसको इकोनॉमिकली पावर नहीं करना, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाना, तो ये चीजें गलत है, ये चीजें गलत हैं। बहुत से संभ्रांत लोगों को घरों में भी मैंने देखा कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की बात होनी चाहिए और इसको फॉलो किया जाना चाहिए।
तो जेंडर सेंसिटिव, जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोको, मत करो। किसी के भी अगेंस्ट वायलेंस नहीं होना चाहिए, मगर जेंडर स्पेसिफिक वायलेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम अरे तुम चुप बैठो तुम लड़की हो, अरे तुम क्या जानते हो तुम लड़की हो, ये नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल नॉलेज, इक्वल राइट, मिलने चाहिए। चाइल्ड मैरिज अगर, आई डोंट नो अब कहाँ हो रही है, अबॉलिश्ड है, मगर फिर भी अगर किसी कंट्री के कहीं पार्ट में ऐसा होता है तो ये नहीं होना चाहिए। वुमेन को पढ़ाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर एक पढ़ी लिखी माँ होगी, एक दक्ष माँ होगी, तो एक दक्ष जो है बच्चे को वो रेस करेगी, उसकी स्किल्स अपने आप अच्छी होंगी, क्योंकि माँ ही पहली गुरु होती है। तो वुमेन की एजुकेशन में, उसकी स्किल ट्रेनिंग में और उसको एम्पावर करने में, उसकी सोच को उन्नत बनाने में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। और निर्णय लेने में उनका पार्टिसिपेशन, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान जरूर होना चाहिए। तभी हर एक स्पेयर ऑफ लाइफ में आप जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर पाएंगे। तो अब क्या पॉलिसी किस तरीके से हो रही है, क्या इसको देखते हैं हम लोग। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, पॉलिसी कोहेरेंस एंड इंटीग्रेशन। तो integrate the SDGs into national development plans, sectoral policies, and budgetary allocations to ensure policy coherence and alignment with sustainable development objectives. Establish interministerial coordination mechanism and institutional framework for monitoring and reporting on SDG progress at the national, state and local level. यानी हर एक स्तर पर आप ऐसे प्लान करें, ऐसे पॉलिसीज बनाएं, ऐसे बजट एलोकेट करें कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन हों। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रहे, जिससे कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके एसडीजी की प्रोग्रेस पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो। तो प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करनी होगी जिससे कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इस स्ट्रैटेजी का हो सके। Now, stakeholder engagement and partnership. Foster multi-stakeholder partnership involving government agencies, civil society organization, academia, and the private sector to mobilize resource, share knowledge, and leverage expertise for SDG implementations. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके मध्य में पार्टनरशिप होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो, सिविल सोसाइटी। देखिए कोई भी काम अकेले नहीं होता, कोई भी काम अकेले नहीं होगा, और स्पेशली इतने बड़े कंट्री में इतना बड़ा काम तो कभी नहीं अकेले हो पाएगा। तो ऐसे में जो स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो पॉलिसी बना रही है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसको प्रमोट कर सकती है, एकेडमिया है जहां पे एक्सपर्टीज है जो रिसर्च करके नई बात बता सकते हैं, किस प्रकार से किस काम को किया जाए उसके सही तरीके बता सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर है जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकता है, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, जो एक्सपर्टीज है किसी की एसडीजी इंप्लीमेंटेशन में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिटीजन पार्टिसिपेशन, सोशल अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट, डिसीजन प्रोसेस में जब आ जाए सब एक साथ, तो क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, सबको हम लोग शामिल कर सकेंगे और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी एसडीजी इंप्लीमेंटेशन में। तो हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन, social accountability and community engagement in decision making processes to ensure the transparency, inclusivity and accountability in SDG implementations. Now data collection and monitoring. तो डेटा कलेक्शन का जो सिस्टम है, जो स्टैटिस्टिकल कैपेसिटीज हैं और जो मॉनिटरी फ्रेमवर्क है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, उसमें जो गैप्स हो उनको आइडेंटिफाई करके और उन चैलेंजेस को हमें हैंडल कर लेना चाहिए। डिसएग्रीगेटेड और जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स को डेवलप करना चाहिए जिससे कोई भी नहीं छूटे, सभी को, देखो एक भी छूटा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डिस एग्रीगेशन, जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स को देख के हम ये इंश्योर करें कि कोई भी हमारा व्यक्ति, हमारा सिटीजन, नागरिक छूट न जाए, सभी इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की जर्नी में साथ चले। तो वी कैन कंक्लूड that achieving the sustainable development goals in India
requires concerted efforts, political commitment, and transformative actions across all sectors of society. By prioritizing key areas of intervention, adopting integrated policy approaches, and strengthening institutional capacities, India can accelerate progress towards the SDGs and contribute to global efforts to build a more equitable, inclusive, and sustainable world. As India embarks on its sustainable development journey, this opportunity to harness the potential of SDG to create a better future for all, leaving no one behind. तो किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलना है और सबको मिल के चलना है। और इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ने नहीं ग्रो किया, अचीव कर पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वर्ल्ड कैसे करेगा? इसलिए अपने रोल को पहचानिए और मिल के आगे बढ़िए। धन्यवाद।